हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री प्रताप बाबू सिंह जी, जो बगवाड़ा विद्यालय के संस्थापक शिक्षकों में से एक हैं। उनके कर कलमों के द्वारा ही बगवाड़ा स्कूल आज ऐसी ऊंचाई पर पहुंची है। ऐसी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बगवाड़ा स्कूल के लिए श्री प्रताप बाबू ने काफ़ी मेहनत किए हैं। उनके और सहयोगी शिक्षक भी जिनका जिनका हमें नाम तो मालूम नहीं है, उन्हीं से जानेंगे वो सहयोगी शिक्षक कौन कौन थे। V2 बिहार न्यूज़ अपने तमाम साथियों के साथ आपका धन्यवाद व्यक्त करता है सर। बहुत धन्यवाद आपको भी। हमें तो आपसे पढ़ने की अवसर तो नहीं प्राप्त हो, लेकिन हमसे जो बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने आपके बारे में बहुत सी सारी प्रशंसा किए थे। तो हम तो आपको पहचानते नहीं थे, लेकिन नाम से परिचित थे। तो आज मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, तो आपके यहाँ आप पहुँचे हैं। वाजिब है कि मैंने 35 वर्षों के अंतराल में 2 पीढ़ियों को पढ़ाया। शुरू में जिनके बच्चे पढ़े, बाद में उनके पुत्र भी मेरे यहाँ पढ़े। लोग बच्चे जब आते थे तो कहता था मुझसे कि सर मेरा पापा भी यहीं पढ़ा था। तो पूछते थे क्या नाम है उसका, तो वो बताता था। तब मुझे अपार प्रसन्नता होती थी। प्रसन्नता होती थी। और इतने नहीं, बगवाड़ा के अलावे पचम्मा, लरवाड़ा, छपकी, कारीचक, फुलकारी, बभनगामा, सहुड़ी, पर्रा, सरौंजा, इधर विनोदपुर और सिंघौल तक के बच्चे हमारे यहाँ सिर्फ आए ही नहीं, इन गांवों के लोगों ने काफ़ी विद्यालय के निर्माण में सहयोग भी किया। चूँकि 10 कमरे हम बनाए तो वो सब मेरे द्वारा, मैं उसमें शुरू से था। जिस तारीख से अच्छा, आप बोले आप संस्थापक सर में से एक हैं, तो बगवाड़ा विद्यालय का इतिहास क्या था उनकी भी जानकारी आप दे दें। तो विद्यालय यहाँ था नहीं, मैं पढ़ता था यहाँ। 2 एक पुराने अनुभवी शिक्षक थे श्रीकांत चौधरी, उन्होंने मुझको प्रेरित किया कि नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, यहीं स्कूल खोलिए आप। तो इसी गांव में हम स्कूल एक दरवाजे पर खोल दिया। और स्वतंत्रता सेनानी केदारनाथ चौधरी थे, जो मुखिया भी पहले रह चुके थे। उन्हीं की कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी सक्रियता से इस विद्यालय की स्थापना हुई। और मुझको 4 जनवरी को शुरू हुई 1965, और 4 जनवरी को ही मेरी नियुक्ति हो गई। उस समय 2-4 लड़के थे, दरवाजे पर पढ़ाते थे। 2 बरस तक दरवाजे पर चला, 10-15 लड़के हुए। बाद में जहाँ पर आज विद्यालय अवस्थित है, वहाँ बाद पहले से ही एक भारत सरकार का भवन बना हुआ था, क्वार्टर नुमा। उसी क्वार्टर नुमा में हम लोग प्रवेश कर गए। और आगे गड्ढा था, छात्रों के सहयोग से, कुछ चंदा से उसको भरवाते भरवाते, और बांस मांगना, तार का गाछ मांगना, इस इलाके के लोगों ने सहयोग करके उसको बनाया। और सभी शिक्षकों का, उस समय शिक्षक के रूप में सक्रिय थे बभनगामा के श्री राम सिंह, रजौरा के विधान चंद्र राय, राधे राय, उस समय बाद में आए निर्मल कुमार मिश्र पचम्मा के थे, रजनीकांत आए। कई लोग उस आते गए, कुछ लोग आए और चले गए पैसे का अभाव में। हम लोगों ने 20 रुपये पर नौकरी शुरू की। 20 रुपये 50 रुपये 5 बरस तक, 50 से ज़्यादा नहीं मिला। 10 बरस तक 100 से अंदर हम लोगों को मिलता रहा। 75 के बाद 100 से अधिक पैसे मिलने लगे। लेकिन पैसे का हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस विद्यालय को हम उत्तरोत्तर बढ़ा करके अपनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। शुरू में तो बगवाड़ा स्कूल का जैसे बहुत नाम था, लेकिन वर्तमान समय में उसी कुछ महत्ता घट गई। इसके लिए कौन सा किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? जिम्मेवार है सरकार। आप जान लीजिए कि नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की वजह से शिक्षा को हाशिए पर ला दिया है। सरकार के अंदर शिक्षा कोई प्रारंभिक महत्वपूर्ण विषय नहीं। अभी बिहार सरकार का बजट पारित हुआ है, उसमें पिछले साल से भी बजट शिक्षा पर कम कर दिया गया है।
यानी निजी विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे शिक्षा में और जो बहाली हुई है शिक्षक, इस शिक्षकों का जो वेतनमान होना चाहिए, आज तक वेतनमान नहीं दिया है। कुछ हाथ उठाए जिसको कहते हैं राजा के तरह, 1000 रुपया बढ़ा दिया, कभी 500 रुपया बढ़ा दिया, वेतनमान से दर्शन नहीं है। आज तक शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं हुई है। सर यहाँ पर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि मतलब टीचर में भी कुछ नैतिकता की कमी है जिसके कारण मतलब शिक्षा का जो बदहाली हुई है। वाजिब बात है। शिक्षकों में मैं कमी तो नहीं कहूँगा, शिक्षक पिछले दिनों की अपेक्षा 60 के दशक में जो शिक्षक होते थे, वो जिसको कोई काम नहीं मिलता था वो शिक्षक काम करते थे, कम भी पैसा मिलता था, प्रतिष्ठा थी। पैसा के दृष्टि से शिक्षकों को कोई खास लाभ उस समय, लेकिन सम्मान की दृष्टि से काफ़ी समाज में सम्मान था। आज स्थिति यह है कि प्रतिभावान शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन उसको उचित जो सम्मान नहीं मिलता। अधिकांश शिक्षक को साल में 3 महीना तक गैर शिक्षण कार्यों में सरकार फंसाती है। कभी जनगणना तो कभी पशुगणना, कभी घर गिनती, कभी तरह तरह के सरकारी कार्य में। तो इस स्थिति में और अभी भी लड़कों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। बहुत सारे स्कूल में अभी इस बगबारा स्कूल में 1600 छात्र छात्राएं हैं और उस अनुपात में शिक्षक नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी? शिक्षक पर दोष दिया जाता है। शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त कमरे नहीं है। और ऐसा भी सुनने में कि मुखिया के द्वारा जो टीचर को चयनित किया गया उनमें थोड़ा गुणवत्ता की कमी। हाँ, वो सरकार की ही गलती थी। मैं मुखिया को क्या दोष दूंगा? सरकार ने मुखिया को कहा पहले आवे पहले पावे। जो आया वो दिया। वो उस दौर का जो शिक्षक बहाली हुई उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह गई। बड़े पैमाने पर अधिकांश मुखिया ने पैसे के न लेकर के जो नहीं उसको डिजर्व करता था, ऐसे लोगों को बहाल करके शिक्षा की मसाल को मध्यम कर दिया। आज मतलब 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राएं बहुत सारे ऐसे ही पाए जाते हैं 10वीं बोर्ड की पूरी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं। उसके पीछे सरकार कारण है। सरकार ने कहा कि आप किसी बच्चे को फेल नहीं कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा इसलिए होती है कि हम पास करेंगे, और मेहनत बच्चे करते थे। गार्जियन भी कहते थे, अभिभावक, कि परीक्षा हो रहा है मेहनत करके पढ़ो, तो बच्चे पढ़ते थे। आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे। आज कहता है कि चाहे फेल कर जाए लेकिन पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा से आठवां, आठवां से नौवां, नौवां से उसको आप ड्रॉप आउट नहीं कीजिए। तो जब ड्रॉप आउट खत्म हो गया तो बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति घट गई। इसलिए बच्चे जिसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी का 26 अक्षर छोटा बड़ा का भेद नहीं समझता है, चूंकि शिक्षक की अनिवार्यता है कि उसको प्रमोशन देना है। शिक्षक लाचार है, अगर वो फेल करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। इसलिए शिक्षक पर दोष देते हैं। सरकारी नियम की जानकारी अभिभावक में नहीं है, आम लोग में नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या पढ़ाई हो रहा है, इसको सब अक्षर भी नहीं आता है किताब का। आपने अंग्रेजी का बात बोला था, अंग्रेजी में ये हाल है भारत के बच्चे, बिहार के बच्चों को खास करके, कि वो तो 10वीं बोर्ड में चले जाते लेकिन उसको सब्जेक्ट का मतलब समझ में नहीं आता है। शुरू बात है, आपको शिक्षक के बारे में जो कमी आई है, शिक्षक प्रतिभावान जरूर आए, लेकिन एक विद्वान अंग्रेजी के कहा है कि टीचर शुड बी ए लर्नर। शिक्षक को ही सीखने वाला होना चाहिए। आज हम एमए पास कर गए, सोचते 8वां में पढ़ाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे। जब तक उस चैप्टर को मैं पढ़ करके नहीं जाऊंगा तब तक उसको हमारी योग्यता का उसको कोई लाभ मिलने वाला। और एक बात ये कि 10वीं के बोर्ड में इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, इसके तहत भी बच्चे सोचता है उसको क्या पढ़ना, जब उसमें का नंबर ही नहीं जुटेगा तो इसके। हाँ, दूसरी बात, अंग्रेजी को उपेक्षित कर दिया।
और आज के दौर में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में था कि अंग्रेजी की महत्ता थी, आज न उदारवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब खर्राटे से उसी को अपनी कंपनी में लेना चाहती है वो कंपनी जो अंग्रेजी अच्छा जानता हो। इसलिए और सरकार ने अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बना दिया। इसलिए आप देखते होंगे कि निजी जो संस्थान खुल रहे हैं उसमें लड़कों का झुकाव ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रतिभावान पुत्र आज भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, एसडीओ, आईएएस, आईपीएस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें आम लोगों के बच्चे निजी संस्थान में पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। दूसरी बात, इसको जो मध्याह्न भोजन सरकार ने चला दिया, शुरू में इसका अच्छा प्रभाव पड़ा कि बच्चों में उत्साह बढ़ा, लेकिन आज प्रधान हो गया मिड डे मील ही, भोजन ही प्रधान हो गया, शिक्षा हाँ शिक्षा पीछे पड़ गई। बच्चे जाते हैं और उसी की तरफ देखते हैं कब भोजन मिलेगा। भोजन मिला, धीरे धीरे गेट से निकल गया। अधिकांश विद्यालयों में आज भी शौचालय नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है। तो जब शौचालय नहीं होगा, जल बड़ी स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, तो शिक्षण संस्थान का कैसे उत्तर बढ़ेगा। लेकिन आप निजी संस्थान में जाइए, उसके बेंच कुर्सी, उसके तमाम जो उपकरण हैं वो अप टू डेट है। सरकारी विद्यालय में अप टू डेट बहुत सारे साधनों का अभाव रहता है। इसलिए दोष शिक्षकों पर है। शिक्षक कदापि दोषी नहीं है। शिक्षक पर जैसे पढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपके पैर में जूते नहीं है, आप खरीदना चाहते हैं, दुकान में जूतों का अंबार है, वो बेचना चाहता है, आप खरीदना भी चाहते हैं, वो बेचना भी चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी है पैसे का। न खरीदने वाले का पैसा है, इसलिए दुकान पर चढ़ नहीं पाता है। इसलिए शिक्षकों की वही स्थिति हो गई। शिक्षक पढ़ाना चाहता है, लेकिन शिक्षक को समय और वर्गानुसार, विषयानुसार शिक्षकों की, आपको बिहार के अंदर बहुत सारे विद्यालयों में लगातार शिक्षक, अभी हजारों शिक्षक बिहार सरकार ने बहाल किया है, लेकिन बावजूद इसके विषय वाइज शिक्षकों का घनघोर संकट है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हेडमास्टर इज द मिरर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रधानाध्यापक विद्यालय का दर्पण होता है। मैं 12.5 वर्ष तक इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य किया था। मेरे विद्यालय में जो अभी अपर सचिव हैं R.K. महाजन, यहाँ कलेक्टर थे, वो जब आए पूरे विद्यालय परिसर को देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हेडमास्टर हैं? के लिए जी हाँ। तो ये विद्यालय में फुलवारी है कि फुलवारी में विद्यालय है? चूँकि उस समय काफ़ी बाग बगीचा हमने छात्रों के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से लगाया था, तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर, मयूर को अपने पंख पर बहुत गौरव होता है, लेकिन जब उसकी दृष्टि पाँव पर पड़ती है तो वो लज्जित हो जाता है। मयूर का पाँव तो रुखरा होता है। तो कहा ऐसी क्या बात है? कहिए विद्यालय तो आप देख करके प्रसन्न हुए, लेकिन शौचालय की स्थिति चल के देख लीजिए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम शौचालय के लिए राशि अलॉट करेंगे। मतलब यह कि आज स्थिति है, संयोग से अभी जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं, मेरी एक किताब प्रकाशित हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मोटी किताब है, जिसका लोकार्पण जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सहर्ष किया कारगिल भवन में, और उन्होंने काफ़ी उत्साह के साथ पुस्तक पर भी प्रकाश डाला। और कोरोना काल में मैंने एक लेख लिखा था जिसमें भागलपुर और मुंगेर 2 ही अस्पताल था जहां वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। इसका श्रेय अरविंद कुमार वर्मा जिलाधिकारी को है। और मेरे बगवाड़ा जैसे गांव में वो मोहल्ला मोहल्ला, घर घर घूम करके लोगों को प्रोत्साहित टीका लगवाने के लिए करते रहे। तो ऐसा कलेक्टर अगर हर जिले में हो जाए तो उससे विकास काफ़ी आगे बढ़ेगा। अभी भी आप अखबार में पढ़े होंगे कि जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं,
उन परिवारों से स्वयं जिलाधिकारी जा कर के मिले और उन्हें भरोसा दिया। ये एक अच्छी बात है, लोगों को भरोसा जगा। एक सवाल तो ये है। सर मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले की शिक्षक थे उनमें इच्छा शक्ति ज़्यादा थी बच्चों के प्रति, आज के शिक्षक भी वैसे हैं या उनमें इच्छा शक्ति की कुछ कमी हो गई है? वही मैंने कहा कि इच्छा शक्ति जो है वो कमी तो नहीं है, लेकिन उसको तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी, भूखे भजन न होई गोपाला। ये बात तो सही। आपको कितने उसके भी आज महंगाई आसमान पर है, 20,000 मिलता है, लेकिन अगर महंगाई देखिए, हम लोग 12 आना में गंजी खरीदते थे, 1 रुपया में तौलिया खरीदते थे। आज एक गंजी का दाम 50-60 रुपया है। एक तौलिया खरीदिएगा 100 रुपया होगा। तो महंगाई आसमान पर है और सरकार उस अनुपात में उन लोगों को वेतन नहीं दे रही है। और भी बात है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता है, तो उदासीनता तो होगी, कमिटमेंट तो है उसका। सर आपने एक पुस्तक जो प्रकाशित की है वो किस पर आधारित है? वो किताब नॉन पॉलिटिकल है। पहली बात है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखा हूँ। अपने जीवन से लेकर 35 वर्षों तक विद्यालय में किस रूप से और आज तक काम किया है, इसका विवरण मैंने किया है। दूसरी बात, उसमें पर्यावरण पर है, शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, भ्रष्टाचार पर है और नव उदारवादी पूंजीवाद के खिलाफ है, और कुछ महापुरुषों के बारे में है। महापुरुषों के बारे में है, अमीर खुसरो के बारे में, जोश मलिहाबादी के बारे में, मोहम्मद इकबाल के बारे में, भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उसके बाद तुलसीदास के बारे में, कबीर के बारे में। इन तमाम लोगों को कि मैंने मार्क्सवादी विश्लेषण के आधार पर वो लेख लिखा है, वो है। और हमारी उस पुस्तक की भूमिका जो अभी राज्यसभा में उपसभापति है माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने ही इसकी भूमिका लिखी है। तो आप मतलब शिक्षा लाइन छोड़ के आप जन सेवा की ओर अपना जो ध्यान। उस समय भी जिस समय मैं शिक्षक था तो अभिभावकों से कम लगाव नहीं था। मैं हर रविवार को कभी सहुड़ी, कभी फुलकारी, कभी सरौजा, कभी लक्ष्मीपुर, कभी पर्रा, कभी बभनगामा, मैं व्यक्तिगत जाता था। और जब जिस गांव जाते थे उस के 1-2 दिन पहले वर्ग शिक्षक को कह देते थे कि पर्रा का कौन कौन लड़का पढ़ता है, क्या दिन से नया है, हमको सूची दे दीजिए। तो उसके गार्जियन से मिलते थे। उसका व्यापक असर पड़ा। न सिर्फ वो भेजते थे लड़के को, जब चंदा वगैरह के लिए बांस के लिए जाते थे तो उस समय हर तरह से सहयोग करते थे। यानी पूरा निर्माण जो हुआ है वो उन 10-12 गाँवों के सहयोग से हुआ है। उसमें हम लोगों का कोई एक समाज सेवी के रूप में आपकी विचारधारा किस विचारधारा से मेल खाती है, समाजवादी या पूंजीवादी? तो पूरा इलाका, जिस समय मैं शिक्षक था उस समय भी सब लोग जानते थे कि मैं मार्क्सवादी विचारधारा का हूँ। 1962 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बना था। 1962 में आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर से बने थे? हमको कॉमरेड चंद्रशेखर ने बनाया था। इसलिए मैं समाज के प्रति उतने जागरूक था। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को भी जागरूक किए बिना शिक्षा की मशाल नहीं जलाई जा सकती है। इसलिए आप जान लीजिए कि जब विद्यालय खोला तो कुछ लड़कियां आती थी कुछ उच्च वर्ग के। जब लरवरा में गया तो लड़कियां आना नहीं चाहती थी। लरवरा जैसे गांव में घर घर लोगों को मैंने कहा तो लरवरा से लड़कियां आने लगी। कारीचक थोड़ा मुसलमानों में थोड़ा उच्च जाति के हैं, तो उनके घर घर जा कर के उन लोगों को प्रेरित किया। और उसके पहले कुछ लड़के मैट्रिक पास कर गए, उसकी मान हो गई। आज स्थिति यह है कि करीब 200 के लगभग मुसलमान छात्राएं हैं। हाँ, अभी काफी मुस्लिम छात्राएं हैं। यह काफ़ी गौरव की बात है। और हमने हिंदू मुस्लिम एकता को ऐसा बनाया कि आपको ताज्जुब होगा। मैं बाहर नहीं बोलता था। जब स्कूल में भोज होता था
तो हिंदू की लड़की और मुसलमान की लड़की एक पत्तल पर बैठकर खाती थी। तो मैं जब देखता था तो हम कहते थे नहीं, स्कूल की सार्थकता हो गई, बस तुम दोनों ठीक है मिल के खाओ। तो ये मैंने कभी बच्चों के प्रति की जातीयता की दृष्टि से मैंने बच्चों को देखा ही नहीं कि ये दलित का है कि यह उच्च वर्ग का है, यह धनी व्यक्ति का है, तो इस बच्चे को ज़्यादा प्राथमिकता दें, ऐसी बात। और हमारे शिक्षक भी हमसे प्रेरित हुए, उनसे भी, शिक्षकों से भी मैंने सीखा। हमारे समय के जो भी शिक्षक थे वो समर्पित शिक्षक थे। अमरनाथ जी हमारे बीच में थे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति, बच्चों में एकजुटता लाने के प्रति काफ़ी समर्पण के साथ विद्यालय में काम किए। बाद में वो उनको प्रोन्नति मिले, वो प्रधानाध्यापक होकर रिटायर किए। लेकिन वो शुरू से बाढ़ राहत में आग लग जाती थी किसी गांव में तो उसमें वो आगे बढ़ कर के हम गांव से भी खाना पीना असूल करते थे। मैंने रोटी सब्जी ठेला पर लाद करके बंदुआर में आग लगी थी तो बंदुआर गांव भिजवाए। बाद में लड़कों ने चंदा करके एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह, गिलास वगैरह, बहुत मुसलमानों का घर जल गया था तो हमारे शिक्षक चरचर को जा कर के लड़कों का हुजूम जा कर के गया। कहीं बांध टूट गया चरिया बरियारपुर में, कहीं बाढ़ राहत हो गई तो जेके स्कूल में बहुत से बाढ़ पीड़ित आ गए तो उसके लिए चूरा वगैरह स्कूल में चंदा करके हम लोगों ने। तो ये सामाजिक चेतना की भावना हमारे शिक्षकों में भी थी। सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है कि विद्यालय आगे बढ़ा, इसको कह करके मैं अपने को गौरवान्वित नहीं समझ। ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपना श्रेय अपने नहीं लेना चाहते, अपने सहयोगी को भी देते हैं, वैसे में से आप हैं। उसमें से और आप जानिए कि बच्चों में चोरी के प्रति नफरत इतनी हमने भर दी थी कि एक लड़का को 100 रुपया का नोट मिल गया फील्ड में, वो आकर के ऑफिस में जमा कर दिया। तो हम कहा कि तुम यहीं रहो, और हम तुरंत हर क्लास में चले गए, क्योंकि जाता तो बोल देता। हम कहा किसी का कुछ पैसों गिरा है 10 का 20 का, तो कोई नहीं बोला। एक क्लास में कहा कि हमारा 100 का नोट गिर गया, पकड़ा गया। और वो लड़का जाता तो वही बोलता कि हम दे लिए, तो दूसरों कह देता। तो यही होता है चरित्र निर्माण जो आजकल सर नहीं कर पा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा है कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। तो चरित्र का निर्माण हम लोगों मतलब पूरे शिक्षकों ने इस और प्रयास किया। और जानिए कि हमने 5 चापाकल लगाए थे और हर चापाकल पर 2 फीट बाय 2 फीट का स्टैंड बनाए थे। 8 स्टील का गिलास रख दिए थे और 8वां का लड़का वहाँ पिएगा, नम्मा उसमें पेंट किया हुआ था, नम्मा का लड़का वहाँ जाएगा, 10वां को वहाँ, और लड़कियों के लिए अलग 2 चापाकल था। कुछ लोग आते थे तो कहता था गिलास उठा के लड़का नहीं ले जाता है। हम कहा लड़के ने ही पैसा दिया है। सब वर्ग में घड़ी थी, दीवार घड़ी, वो विद्यालय से नहीं आया था। कोई डॉक्टर आया, स्कूल घूमा तो कहा हम भी 2 घड़ी देंगे। डॉक्टर मेहरिया ने 4 घड़ी दिए, जो आज चले गए यहाँ से, एक जमाने में नामी फिजिशियन थे, उन्होंने 4 घड़ी। कुछ अभिभावक भी दिया घड़ी कि हमारा लड़का पास किया, हम भी 1 घड़ी देंगे विद्यालय में। आज वो सारी बातें, अब वो उस तरह की स्थिति है नहीं, इसलिए गिरावटें तो आई है, लेकिन गिरावट के जिम्मेदार सरकार है। सरकार अगर शिक्षकों को शिक्षण कार्य में सिर्फ लगावे और विषयानुसार शिक्षक दे दे, उसका वेतनमान दे दे। अब अंदाज कीजिए कि महिला है, महिला कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, उसके इलाके में उसका घर हो, उसको पढ़ाने में भी मन लगेगा। ये सारी अभी भी प्राइमरी स्कूल में देखिए न, कहाँ की महिला है, कहाँ जाती है पढ़ाने के लिए, वो क्या पढ़ाएगी, अंदाज कीजिए। तो ये सब सरकार को करना चाहिए, सरकार चाहती भी है, लेकिन मानसिक रूप से सरकार तैयार नहीं है। अगर ये होती ऐसी स्थिति तो ज़्यादा शिक्षा का विकास होता और गरीब बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलता। आप अंदाज कीजिए, किताबें आती रही हैं, 4 महीना बीत जाता है। चूँकि शिक्षक क्या करेगा, किताब तो किसी को दिया नहीं है प्राइमरी में।
हाई स्कूल में तो किताब खरीदना पड़ता है, खरीदते हैं लड़के, और उसको भोजन के बदले उसको अन्य कार्यों के लिए अगर दे दे पैसे तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर हेडमास्टर है ही नहीं, देखिए, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक ही नहीं है, फिर भी स्कूल चल रहा है। तो उसका कारण है कि जब फुल फ्लेज हेडमास्टर नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते हैं, वो बगावत और कर देगा तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा। दूसरी बात, आज विद्यालय के अंदर शिक्षकों में सबसे बात यह है कि इतना व्यस्तता बढ़ गई है, इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि विद्यालय के अलावे उनको कई काम पर ध्यान रहता है। इसमें एक कारण ये भी है कि मतलब सरकार वेतन देने में बहुत काफ़ी समय लगा देती है, देर कर देती है, जिसके चलते शिक्षक भी बहुत परेशान होते हैं, कुछ अलग कार्य करने लगते हैं। दूसरी बात है ये सर, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। शिक्षक को लीजर नहीं है, एक एक शिक्षक है 8 घंटे पढ़ावेगा, नहीं पढ़ाना चाहता है। कोई भी आदमी तो रेस्ट लेगा ना, लेगा, लेकिन नहीं है, नहीं लेगा तो लड़का हल्ला कर रहा है, जाइए साहब जान रहे हैं महाराज अभी तो 3 घंटे पढ़ेबे किए हैं। तो शिक्षकों को विषयानुसार शिक्षक होगा तो ये परेशानी दूर हो जाएगी, अनुशासन भी कायम होगा। हेडमास्टर रहेगा तो उसके लिए उसका अनुशासन सब कोई मानेगा, उसी में से किसी को बना दिया। और शिक्षक में समर्पण नहीं होने की वजह से ये कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही है। अभी आप अंदाज कीजिए कि तेल शोधक कारखाना ने इस विद्यालय को मेरे प्रयास से, मैं रिटायर कर गया पिछले साल, 10,000 की कीमती पुस्तकें दी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, लेकिन बुक सेल्फ नहीं दे रही है सरकार, और न खरीदने के लिए सरकार इजाज़त देती है। हेडमास्टर है ही नहीं, कोई प्रभारी है, डर से नहीं निकलना चाहता है, कोई झंझट हो जाए, कुछ हो जाए तो क्यों नहीं फंसेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल का सामान में जाला पड़ गया है, कोई है नहीं। कंप्यूटर का तो शिक्षक है तो बहुत एक्टिव है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो साइंस का है उसको कोई दिखाने वाला नहीं है। सर, आपने जो पुस्तक लिखी है उनका क्या नाम है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूरा ये लिखा हुआ है।